नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की बुक की, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर ली थी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। यानी कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात की थी कि जो हमारा टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड, जो कि किस किस से मिलकर बनता है और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि प्लांट वायरस के अतिरिक्त सभी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्लांट वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जाता है, यहाँ पे आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है उसकी बात हमने की थी कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसके द्वारा की गई। और फिर हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। देखो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमने बात की थी डिफरेंस की। तो एक के अंदर क्या है, तीनों के तीनों नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और जो पेंटोज शुगर है वो प्रेजेंट थी। लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमने देखा था यहाँ पे फास्फोरिक एसिड नहीं होता, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने बात की थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमने कहा था कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ही विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ही विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फास्फर डाइएस्टर बंधों के द्वारा आपस में जुड़कर बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। इनमें फास्फेट अणु जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस के तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस के प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यानी नाइट्रोजनस बेस है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के डीऑक्सीराइबोस के प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। फिर हमने बात की थी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक तो सिरा होता है, एक होता है C5 और एक होता है C3। एक यानी 3' और 5' सिरा होता है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो सीधी न होकर किस प्रकार की होती है, कुंडलित होती है। तो हम बात करेंगे आज पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की ही। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। देखो, डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने देखा कि डीएनए अणु डबल स्ट्रैंडेड या 2 सूत्र वाली संरचना होती है। यानी कि पहला स्ट्रैंड, यदि कि हम बात करें पहले स्ट्रैंड की, तो देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रैंड है, डीएनए की स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यानी डीएनए के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है। हम यहां पर पहले एक एक्सिस बना लेते हैं और इस एक्सिस के चारों ओर इस तरीके से हमने कहा, जो ये फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप ये समझ लो देखो, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है जिसमें 3 प्राइम एंड ये है, तो ये जो है ये क्या होगा, 5 प्राइम एंड। अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये क्या होगा, 3 प्राइम एंड। डीएनए स्ट्रक्चर में जो बंध पाए जाते हैं वो एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और गुआनिन के साथ ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन जुड़ता है। यानी साइटोसिन जो है ट्रिपल बंध के साथ गुआनिन से जुड़ेगा, इसी प्रकार थाइमिन जो है द्विबंध के साथ एडेनिन से जुड़ेगा। इस तरीके से ये जो है ये स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की। डीएनए की स्ट्रक्चर का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों के मध्य जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और यदि हम बात करें
तो इनका जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। यानी तो देखो डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड या दो सूत्र वाली संरचना है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? डबल स्ट्रैंड या दो सूत्र वाली संरचना है तथा इसके एक्स-रे विवर्तनों के अध्ययनों के आधार पर, यानी जब इनका एक्स-रे के आधार पर अध्ययन किया गया तो डीएनए उच्च मॉलिक्यूलर वेट का एक वृहद अणु है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कई लाख तक हो सकता है। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। नवीनतम आकलन के अनुसार डीएनए अणु का मॉलिक्यूलर वेट 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 डाल्टन के मध्य होता है। यानी हमने बात की डीएनए की, तो डीएनए जो है उसका वेट कुछ इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है इसके अंदर यहाँ पे ये जो है ये एडेनिन द्विबंध के साथ थाइमिन, गुआनिन ट्रिपल बंध के साथ साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। देखो हम बात करते हैं कि डीएनए, देखो सन 1950 के आसपास चारगाफ एक साइंटिस्ट था और उसके सहयोगियों ने डीएनए का जो अध्ययन किया उसके आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकाले। तो देखो उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाले कि सबसे पहला एडेनिन अणुओं की संख्या सदा थाइमिन अणुओं की संख्या के समान होती है। यदि हम बात करें नाइट्रोजनस बेस की तो नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहां पर ये कह रहा है कि एडेनिन अणुओं की संख्या थाइमिन अणुओं की संख्या के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ क्या जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है। एडेनिन अणुओं की संख्या सदैव थाइमिन अणुओं की संख्या के समान होती है और साइटोसिन अणुओं की संख्या सदैव गुआनिन अणुओं की संख्या के समान होती है। विभिन्न वर्गों के डीएनए में क्षार का अनुपात, नाइट्रोजनस बेस का अनुपात A+T और G+C अलग अलग होता है, परंतु A हमेशा T के साथ और C हमेशा G के साथ जुड़ता है और डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना होती है। फिर देखो डीएनए की संरचना कुंडलित होती है, हेलिकल होती है और इसका व्यास जो होता है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। फिर डीएनए में एक हेलिक्स या कुंडलिनी के प्रत्येक घुमाव की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का प्रत्येक हेलिक्स जो है उसके घुमाव की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये दो क्षार हैं, एक ये है और एक ये है। दो निकटवर्ती क्षारों के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी है? शो कर रखी है 3.4 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। विलियम्स और फ्रैंकलिन के अनुसार एक्स विवर्तन अध्ययनों के पश्चात जेडी वाटसन नामक साइंटिस्ट और एच.सी. क्रिक ने 1953 में पता लगाया कि डीएनए एक डबल कुंडलीय संरचना है और इसी आधार पर वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए अणु में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे की विमुख दिशा में इस प्रकार से विन्यासित होती है कि एक का 3' सिरा दूसरी के 5' सिरे के साथ स्थिर होता है। यानी वाटसन और क्रिक मॉडल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार क्या कहा गया? वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार कहा गया कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल युक्त स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, एक ये और एक ये, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं उनके 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड जो होते हैं वो एक ये दोनों जो सिरे हैं ये एक फिक्स रहते हैं। यानी एक तरफ 3 प्राइम एंड है तो दूसरी तरफ क्या होगा? 5 प्राइम एंड। देखो वाटसन और क्रिक के अनुसार क्या कहता है डीएनए का मॉडल? वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए अणु डबल स्ट्रैंडेड या दो सूत्रों का बना होता है। वाटसन और क्रिक ने क्या कहा? वाटसन और क्रिक कहते हैं कि डीएनए अणु डबल स्ट्रैंडेड या दो सूत्रों का बना होता है जो कि एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार में क्रम में कुंडलित होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। वाटसन और क्रिक के अनुसार पहला पॉइंट ये कहा गया कि डीएनए एक डबल हेलिकल युक्त स्ट्रक्चर है और यह हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है ये अक्ष है, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये है अक्ष। एक अक्ष के चारों ओर क्या है? कुंडलित होते हैं। इसलिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, एक इस तरफ तो दूसरी इस तरफ। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार से विन्यासित होती हैं कि एक श्रृंखला का 3' सिरा दूसरे के सम्मुख स्थित होता है। यानी एक तरफ 3' है तो दूसरी तरफ क्या होगा? 5' स्थित होगा। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखी है, देखो इसको, ये
3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, तो ये है 3 प्राइम एंड, जिसके अंदर देखो एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ है। ये मिड की स्ट्रक्चर है, देखो ये बीच में जो स्ट्रक्चर होती है वो देखो किस तरीके से होती है। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है द्विबंध के द्वारा, गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है त्रिबंध के द्वारा, वापस वही क्रम चलता रहता है। और यहाँ पे ये फास्फोरिक अम्ल जो है वो जुड़ा हुआ है और ये शुगर चेन जुड़ी हुई है। एस का मतलब है शुगर यानी पेंटोज शुगर, और ये फिर पी का मतलब है फास्फोरिक एसिड जो है या फास्फोरिक अम्ल जो है वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, एक ये होगी और एक ये, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इन दोनों के मध्य क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जो कि द्विबंध और त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। फिर हमने बात की, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर तथा फास्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। यानी कि यदि इसी स्ट्रक्चर को वापस देखा जाए तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये वाली है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये वाली है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर, ये तीनों ही क्या पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में प्रेजेंट होते हैं। इनमें नाइट्रोजनस क्षार का अणु डीऑक्सीराइबोज से अंदर की ओर, एक फास्फेट अणु इससे बाहर की ओर जुड़ा होता है। यानी कि फास्फेट अणु जो है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कहां पे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर एक दूसरे से फास्फेट अणु से जुड़ते हैं। डीएनए के अंदर बहुन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से फास्फेट अणु से जुड़े हुए होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनस क्षार हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। हम जानते हैं एडेनिन के साथ द्विबंध द्वारा थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन के साथ ट्रिपल बंध द्वारा है साइटोसिन जुड़ता है। देखो डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन से, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन के मध्य द्विबंध 2 हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन और गुआनिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर देखो फिर हम बात करते हैं दोनों श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं की दूरी कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम। जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं इनके मध्य दूरी कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। नाइट्रोजनस क्षारों की शर्करा के C1 परमाणुओं से जोड़ने वाले बंध सदैव 51 एंगस्ट्रॉम का कोण बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और प्रत्येक हेलिक्स का एक घुमाव लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन दोनों के और जो नाइट्रोजनस बेस है उनके मध्य दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। हम बात करते हैं डीएनए के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो देखो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ है। यह सिर्फ आनुवंशिक संगठन का नियमन करता है, अपितु प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी डीएनए जो है, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए जो पाया जाता है वो एक जैविक पदार्थ है और यह सिर्फ जेनेटिक यानी आनुवंशिक संगठन का भी नियमन करता है और इसके साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में संग्रहित आनुवंशिक सूचक 2 प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं। देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतति या कोशिकाओं में आनुवंशिक जो सूचक है भेजने का कार्य कौन करते हैं, डीएनए करते हैं। जीवों और कोशिकाओं के लिए प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। इन 2 महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त डीएनए है कुछ और भी कार्य करता है। यानी डीएनए दो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का, और दूसरा जो है प्रोटीन अणुओं को का संश्लेषण जो है वो कौन करता है, डीएनए ही करता है। डीएनए कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण भी करता है। यानी डीएनए के 2 कार्यों के अतिरिक्त तीसरा कार्य क्या है, डीएनए जो होता है सभी रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। डीएनए में इसके द्विगुणित करने के कारण जनन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। डीएनए में स्वयं डुप्लीकेशन करने की क्षमता पाई जाती है। आरएनए का निर्माण अनुलेखन की क्रिया द्वारा डीएनए करता है। आरएनए का निर्माण अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा कौन करता है, डीएनए करता है। यानी डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम कहते हैं अनुवादन। तो देखो डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी होता है तथा इसमें उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक परिवर्तनों की न्यूनतम संभावनाएं होती हैं।
अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने डीएनए के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की कि जो डीएनए है वो किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर अदा करता है। तो देखो हम शुरू से यदि बात करें तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने आज डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर या रासायनिक संरचना का रूपांतरण किया। जब हम डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में स्टडी करते हैं तो हमने देखा डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए जो है, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में एक अक्ष के चारों ओर घुमावदार अवस्था में पाई जाती हैं। फिर हमने बात की डीएनए की। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, दो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनके मध्य दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम जो होता है इन हेलिक्स के मध्य का व्यास होता है। और इसके अलावा कुछ हमने पढ़ा टॉपिक्स में कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो एडेनिन के साथ थाइमिन द्विबंध के द्वारा जुड़ता है। यानी जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, थाइमिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ता है। एडेनिन के साथ थाइमिन जो है द्विबंध के द्वारा जुड़ेगा और साइटोसिन के साथ गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेगा। फिर हमने डीएनए के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। डीएनए का सबसे पहला गुण होता है डीएनए में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। दूसरा, डीएनए जो है वो जीवों और कोशिकाओं के लिए, कोई भी जीव की कोशिकाओं है, किसी भी जीव की कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के प्रक्रिया का फॉर्मेशन करने का काम भी कौन करता है, डीएनए। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, डीएनए। डीएनए में स्वयं डुप्लीकेशन करने की क्षमता पाई जाती है। आरएनए का निर्माण अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा डीएनए करता है। यानी डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा किसका फॉर्मेशन करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और डीएनए पर्याप्त रूप में स्थायी होता है, इसमें म्यूटेशन और आनुवंशिक परिवर्तनों की न्यूनतम संभावनाएं होती है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डीएनए, डीएनए के फॉर्म्स की। देखो डीएनए अनेक रूपों में अपना अस्तित्व प्रदर्शित करता है। यानी डीएनए जो है उसकी कई फॉर्म्स या कई अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनके कुछ रूप निम्नानुसार है। सबसे पहला दे रखा है बी डीएनए या दाईं ओर घुमाव वाला डीएनए। यह साधारण एवं सर्वमान्य डीएनए का रूप है। साधारण और सर्वमान्य डीएनए जो होता है वो कौन सा है, बी डीएनए। इसकी संरचना का प्रतिरूप वाटसन और क्रिक द्वारा प्रदर्शित किया गया। यानी कि हमने जो अभी डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल देखा है वो कौन सा है, बी डीएनए का रूप होता है। हेलिक्स की लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें 10 जोड़ी मोनोन्यूक्लियोटाइड इकाइयां उपस्थित होती हैं। हेलिक्स का प्रत्येक क्षारक युग्म 3.4 एंगस्ट्रॉम उठा रहता है। प्रत्येक क्षारक युग्म का झुकाव जो होता है वो 6.3 होता है। डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम ही होता है। बारंबारता की इकाई मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होने के साथ साथ ही शर्करा अणुओं की जमावट एकांतरित नहीं होती है। हमने पहला डीएनए पढ़ा जो है बी डीएनए। बी डीएनए जो होता है वाटसन और क्रिक का जो मॉडल पढ़ा वो किसका है, बी डीएनए का होता है। इसे दाईं ओर घुमाव वाला डीएनए भी कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास है सी डीएनए। देखो इस रूप के डीएनए हेलिक्स की आकृति ए के आकार की डीएनए से बड़ी किंतु बी के डीएनए से छोटी होती है। यानी कि हमने जो सबसे पहला डीएनए का फॉर्म्स पढ़ा है वो है बी डीएनए और हमने कहा कि जो सी डीएनए होता है, सी डीएनए जो देखो इस रूप के डीएनए में हेलिक्स की आकृति ए के आकार के डीएनए से बड़ी किंतु बी के आकार के डीएनए से छोटी होती है। सी डीएनए जो होता है वो बी डीएनए से छोटा होता है। यह सामान्य लगभग 31 एंगस्ट्रॉम होती है। यह सामान्य लगभग 31 एंगस्ट्रॉम का होता है। हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव में 913 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। बढ़ती अक्षीय ऊंचाई 3.32 एंगस्ट्रॉम एवं क्षारक युग्म का झुकाव कितना होता है, लगभग 7.8 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी हम बात करते हैं सी डीएनए की, तो सी डीएनए जो होता है वो बी डीएनए से क्या होता है, आकार में छोटा होता है। और इनके हेलिक्स की जो लंबाई है वो देखो कितनी दे रखी है, 3.32 इंच। सॉरी हाइट की बात की जाए तो 3.32 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी हाइट होती है। और यदि हम इसके झुकाव की बात करें तो झुकाव कितना होता है, 7.8 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर हम बात करते हैं डी डीएनए की। डी डीएनए के इस प्रकार में हेलिक्स के एक घुमाव में 8 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। मेन क्या है, क्षारक युग्म। डी डीएनए के प्रत्येक हेलिक्स के एक घुमाव में
एक घुमाव में कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? 8 बेस पेयर्स पाए जाते हैं और बेस पेयर्स की जो ऊंचाई होती है वो 3.03 होकर झुकाव होता है इसका जो 16.7 प्रदर्शित किया गया है, यानी झुकाव है 16.7 प्रदर्शित किया गया है, जबकि इसकी हाइट की गई है 3.03 एंगस्ट्रॉम। तो हमने यहाँ पे दो प्रकार के डीएनए की बात की। पहले हमने बात की बी डीएनए की, हम फिर बात करते हैं सी डीएनए की, और हम फिर बात कर रहे हैं डी डीएनए की। देखो फिर हम बात करते हैं ए डीएनए की। हमने सबसे पहले बात की थी बी डीएनए, जो सबसे सर्वमान्य और लोकप्रिय रूप है, जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। देखो यह भी दाईं और घुमाव वाला डीएनए। ए डीएनए को भी हम क्या मानते हैं? ए डीएनए को भी हम दाईं और घुमाव वाला डीएनए मानते हैं। इस प्रकार के डीएनए अणु के एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 11 युग्म क्षारक युग्म होते हैं। हेलिक्स की लंबाई भी कम होती है, 28.10 एंगस्ट्रॉम होती है। क्षारक युग्मों का हेलिक्स के अक्ष से झुकाव 20.2 तथा युग्म की अक्षीय ऊंचाई 2.56 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी यहाँ पे 2.56 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 3.03 ऊंचाई जो है 3.03 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे ऊंचाई है 3.32 एंगस्ट्रॉम। सी डीएनए में 3.32 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए में 3.03 एंगस्ट्रॉम, ए डीएनए में 2.56 एंगस्ट्रॉम। फिर बात करते हैं जेड डीएनए या फिर लेफ्ट हैंडेड हेलिकल डीएनए। जेड डीएनए को बाईं और घुमाव वाला डीएनए माना जाता है। देखो हमने कहा बी डीएनए जो है वो दाईं और घुमाव वाला डीएनए, किस प्रकार? दाईं और घुमाव वाला डीएनए है। जबकि हम जेड डीएनए की बात कर रहे हैं तो जेड डीएनए कौन सी और घुमाव वाला है? बाईं और घुमाव वाला डीएनए, बाईं और घुमाव पाया जाता है इसके अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं? जेड डीएनए। रिच एवं उसके सहकर्मियों ने एक बाईं और कुंडलन वाले डबल हेलिकल प्रतिरूप का प्रस्तावित, यानी रिच और उसके कोवर्कर्स थे, उन्होंने बाईं और कुंडलित होने वाली एक डीएनए के बारे में बताया, जिसे हम क्या कहते हैं? जेड डीएनए कहते हैं। इनमें शर्करा एवं फास्फेट के अणु टेढ़े मेढ़े रीढ़ के समान प्रति समांतर संगठित होते हैं। यानी जेड डीएनए में जो फास्फेट अणु है और शुगर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी के समान टेढ़े मेढ़े होते हैं। बारंबारता की इकाई एक के स्थान पर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में बताई गई। एक पूर्ण हेलिक्स में 12 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी है? 12, यानी 6 डाई न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयां उपस्थित होती हैं। पूर्ण हेलिक्स से अभिप्राय पूरे 360 डिग्री के घुमाव से है। क्षारक युग्म बहुत कुछ अक्ष से मुड़े हुए तथा प्रत्येक घुमावदार इकाई 60 डिग्री का कोष बनाती है। एक पूर्ण हेलिक्स की आकृति कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रॉम होती है। यह इसे हम क्या कहते हैं? जेड डीएनए। और ये जेड डीएनए लगभग कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो यहाँ पे हमने देखो 1 बाय 1 बात की कि बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, यानी ए बी सी डी 4 प्रकार के, और 5वां डीएनए जो था वो है जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। हमने इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी? बी डीएनए को। क्यों? क्योंकि बी डीएनए जो है वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो बी डीएनए पर आधारित है, यानी कि दाईं और घुमाव वाला डीएनए। जेड डीएनए को हम मानते हैं दाईं बाईं और घुमाव वाला, ये, और जो बी डीएनए है उसको हम दाईं और घुमाव वाले डीएनए के रूप में मानते हैं। सबकी जो हाइट है, सबके क्षारक युग्म की जो हाइट है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बाईं और घुमाव वाला डीएनए कौन सा है, दाईं और घुमाव वाला डीएनए कौन सा है, इसके बारे में। फिर देखो एक डीएनए आता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? पैलिंड्रोम ऐसे वाक्य को कहा जाता है जो उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक समान हो, यानी ऐसे डीएनए जो देखने पर उल्टे और सीधे देखने पर एक समान दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए। यूकेरियोट्स के कुछ प्राणियों में डीएनए का यह प्रकार पाया जाता है। यूकेरियोट्स के कुछ प्राणियों में डीएनए का यह प्रकार पाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए के दोनों धागों में नाइट्रोजन क्षारक एक समान ही विन्यासित होते हैं। इसके अंतर्गत डीएनए के दोनों धागों में नाइट्रोजन क्षार एक समान ही विन्यासित होते हैं, किंतु एक धागे में जो क्रम क्षारकों का दाईं ओर होता है वही दूसरे धागे में क्रम बाईं ओर से प्रारंभ होता है। जैसा कि नीचे की ओर स्पष्ट किया गया है। पैलिंड्रोमिक डीएनए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विल्सन और थॉमस नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। यानी कि यदि आप इसको देखो तो पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? देखो CCGGTA यहाँ पे ये क्रम देखो कहां से स्टार्ट हुआ? CC से। यदि हम इसी के उल्टे क्रम को ले तो देखो CCGGTACCGG,
जो क्रम आपने यहां से लिया है वही दूसरी तरफ होगा। यानी पैलिंड्रोमिक डीएनए की खासियत क्या होती है कि चाहे आप इसे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, देखने पर हमें एक समान प्राप्त होते हैं। इसमें डीएनए के जो दो धागे होते हैं, दोनों धागों में नाइट्रोजनस बेस जो पाए जाते हैं वो एक समान ही विन्यासित होते हैं। एक धागे में जो क्रम नाइट्रोजन क्षारकों का दाईं ओर से होता है वही क्रम बाईं ओर से किसका होता है, दूसरे धागे में होता है। फिर है पुनरावर्ती डीएनए। पुनरावर्ती का मतलब रेपिटेटिव डीएनए। देखो डीएनए अणुओं के अध्ययन के समय यह देखा गया कि नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम अनेक स्थानों पर वही होता है। डीएनए के धागे में अनेक ऐसे स्थान होते हैं जिनमें नाइट्रोजन क्षारक और उनका क्रम एक ही होता है। इस प्रकार के डीएनए को रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है। यानी कि नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम जो है, नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम और डीएनए के धागे में अनेक स्थान, यानी डीएनए की जो धागा होता है, यानी इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर अनेक स्थान ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन क्षार एवं उनका क्रम एक ही होता है। डीएनए में स्ट्रक्चरल वेरिएशंस जो होती है वो क्या क्या पाई जाती है। देखो डीएनए में 3 प्रकार की संरचनात्मक विभिन्नताएं मिलती हैं। सबसे पहली विभिन्नता देखो क्या मिलेगी आपको देखने को, पहली विशेषता मिलती है कि द्विलड़ीय डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, सर्कुलर भी होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं द्विलड़ीय डीएनए की। यह सामान्य प्रकार का डीएनए है जो सभी जीवों में उपस्थित होता है। हम जानते हैं कि सभी जीवों के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसमें बहुन्यूक्लियोटाइड्स की 2 प्रति समांतर श्रृंखलाएं एक दूसरे से ट्विस्टेड का मतलब जुड़ी हुई होती हैं, होकर एक डबल हेलिक्स का रूप लेती है, डबल हेलिक्स का रूप लेती है, जिसका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो देखो बैक्टीरियोफेज, विषाणु इसके अच्छे उदाहरण हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब सिर्फ एक स्ट्रैंड, इस तरीके का। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। इसमें मात्र एक ही लड़ी यानी बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसलिए इसे एक लड़ी का डीएनए कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही लड़ी यानी बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला सिर्फ एक ही होती है, किंतु पुनरावृत्ति के समय यह भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में दिखाई देता है। द्विलड़ीय एवं एक लड़ीय डीएनए में अनेकों जैव भौतिक और जैव रासायनिक अंतर दर्शाए गए हैं। यानी कि डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, इनके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की। देखो डीएनए का यह प्रकार किसमें मिलता है, हमें बैक्टीरिया में मिलता है या जीवाणुओं में मिलता है। सर्कुलर डीएनए किसमें पाए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो बैक्टीरियोफेज में मिलता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए हमें किसमें मिलता है, सर्कुलर डीएनए हमें मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। इस प्रकार के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला सतत होती है, सतत का मतलब लगातार होती है। जैव रासायनिक प्रयोगों से ज्ञात किया जाता है कि इस प्रकार के डीएनए में सी और जी यानी साइटोसिन और गुआनिन क्षारक युग्म, एडेनिन और थाइमिन क्षारक युग्मों की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। यानी इसमें एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन जो है बेस पेयर्स एडेनिन और थाइमिन से की अपेक्षा अधिक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जीवाणु का जो डीएनए है उसमें भी क्या है, उसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। या जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है उसमें भी किस प्रकार का डीएनए देखा जाता है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए देखा जाता है। तो हाँ देखो हमने आज बात की यहाँ पे हमने आज बात की कि हमें इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। आज के टॉपिक्स क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो है सबसे पहला टॉपिक है वाटसन और क्रिक के मॉडल को समझाइए। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल ये आपको अच्छे से करना है, यानी वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल जो है उसको समझाइए। यानी आपको स्ट्रक्चर बनानी है और एंगस्ट्रॉम की दूरियां वगैरह जो है बेस पेयर्स हैं वो बतानी है। दूसरा वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल हमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए है उनके बायोलॉजिकल फंक्शन की, डीएनए का जैविक महत्व, डीएनए का जो जैविक महत्व है उसको बताइए। तीसरा क्वेश्चन
ए, बी, सी, डी और जेड, ये डीएनए जो है इनके प्रकारों के बारे में समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर डीएनए क्या होता है? उससे आगे पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? तो ये जो डीएनए के प्रकार हैं आपको अच्छे से करने हैं कि ए डीएनए, या फिर मैं ये कहूं दाईं ओर घुमाव वाला डीएनए कौन सा होता है? दाईं ओर घुमाव वाला कौन सा डीएनए होता है? नंबर नेक्स्ट, बाईं ओर घुमाव वाले डीएनए के बारे में बताइए। बाईं ओर घुमाव वाले डीएनए के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करने हैं कि वाटसन और क्रिक का मॉडल क्या है, यहाँ पे डीएनए का जैविक महत्व क्या है, और ए बी सी डी और जेड प्रकार के डीएनए को आपको समझाना है कि ए डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या होता है, सी डीएनए, इनकी दूरी जो है, हाइट जो है, ऊंचाई जो है, शार्किकों की वो बतानी है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलिंड्रोमिक डीएनए, और एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक का। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो पैलिंड्रोमिक डीएनए और सर्कुलर डीएनए दोनों ही आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये अधिकतर क्या है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि पैलिंड्रोमिक डीएनए से आप क्या समझते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आप क्या समझते हैं। तो आज का ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे डीएनए के बारे में हमने बात की, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे आरएनए की। तब तक आप पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।